बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम राज पर हाजिर है। जैसा कि हमने वादा किया था, आज के दिन सेशन है। जनाब अख्तियार अली करोड़ साहब, आप लेक्चरर हैं बॉटनी के, और हमने आपसे वादा किया था कि उनसे बात करेंगे कि लेक्चरर इन बॉटनी, वैसे तो उन्होंने कहा था कि मैं जूलॉजी के हवाले से भी बता सकता हूँ, लेकिन हमने ये पहला सेशन जो रखा है वो बॉटनी के हवाले से रखा है कि बॉटनी की तैयारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरर की टेस्ट होंगे उसकी तैयारी कैसे की जाए। आज हम उनसे बात करते हैं। आपके जो सवालात हैं वो आप नोट करते जाएं, जैसे सर अपने सेशन के दौरान वो सवालात के जवाब देते रहेंगे। अख्तियार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सही, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और एक हम अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारे नौजवान तैयारी कर रहे हैं, तकरीबन जिनकी तादाद कोई लगभग 6.5-7 लाख है, और उसमें हम उनकी क्या रहनुमाई कर सकते हैं, ये सेशन इस सिलसिले में आज हमने रखा है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बॉटनी, और माशाल्लाह आप बॉटनी के हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो आखिरी कमीशंस में हैं उनमें से एक कमीशन आपने भी क्लियर की है, तो लिहाजा आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी, और जो आप मालूमात देंगे उसकी बुनियाद पर हमारे नौजवान अपने मजमून में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि जब आप मास्टर कर रहे थे, मास्टर के बाद कितना गैप रहा आपकी डिग्री और जॉब के सिलसिले में? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इस अच्छे काम में अपने साथ जो है लाइन पे लिया है, और आपको ये क्रेडिट जाता है कि आप सारी सिंध में ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। खास करके यंगस्टर्स को एक अच्छा मौका फराहम कर रहे हैं कि आप जो है उनको अच्छे अच्छे प्रोफेसर सारी सिंध में से उनको कॉल पे लाइव लेके उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि सर, जो मेरा गैप है, मैंने जो है डिग्री की है 2001 में, उसके बाद में खास करके सिंध के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है, जैसे कि मेहरान कॉलेज पन्नू आकिल है, रोशन तारा सेकेंडरी स्कूल गोट की है, या कैडेट कॉलेज गोट की है। तो पहले तो मैं खास करके इन इदारों में पढ़ाता था, तो एक अच्छा ग्लेवर भी होता था, पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते थे। तो इनके साथ मैंने तकरीबन 3 कमीशंस भी दी थी। तो उन 3 कमीशंस में मैंने पहली में तो मैंने रिटन क्वालिफाई की थी, लेकिन इंटरव्यू में मैं रह गया था। हो सकता है मुझ में कोई गैप्स या फ्लॉज हों जो मैंने इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सका मैं, और उसके बाद जो है मैं 2011 में कमीशन मैंने जो है वो क्लियर की। तो ये जो है बीच वाला जो गैप है डॉक्टर साहब, तो मैं इसी गैप में, ऐसा नहीं कि मैं चुप करके बैठ गया, मैंने अच्छे इदारों में काम किया, और उसके साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी। मैंने एमएससी के बाद एमफिल भी की, और मेरी पीएचडी भी जो है वो साथ साथ अभी चल रही है। तो उसके साथ साथ मैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अभी गवर्नमेंट के साथ साथ इवनिंग अकेडमीज भी पढ़ा रहा हूँ। तो यानी मेरा यानी एक अच्छा सा जो है रिलेशनशिप है बुक्स के साथ, बच्चों के साथ, और उसके साथ साथ यानी खास करके जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ। ये जो है मेरा बीच में गैप है खास करके, लेकिन मेरा ये गैप एजुकेशन के साथ कनेक्ट गैप है। सही। अच्छा सर, अभी मेरा दूसरा सवाल होगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप किन मराहिल से गुजरे, उस दौर में तकालीफ क्या थी? और अब चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, मौके बहुत ज़्यादा है, फेसबुक पे ग्रुप आपके मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन किताबों की जो तादाद है पहले के मुकाबले में अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई है। तो आपने तैयारी का तरीक़ेकार क्या अपनाया था? डॉक्टर साहब, अभी तो ये जो हमारे यंगस्टर्स बहन भाई हैं ये बड़े खुशनसीब हैं। तो हमने जो तैयारी की थी, हमने तो सिर्फ और सिर्फ जो है बुक्स को पढ़ा था। तो उन बुक्स में मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े। नंबर पहली बात मैं ये अपने भाइयों और अपनी बहनों को बता रहा हूँ कि खास करके जो अपना सिलेबस है, यानी कौन सा सिलेबस फर्स्ट ईयर इंटर या उसके साथ साथ डिग्री कॉलेजेस में या डिग्री क्लासेस में जो बीएससी के बुक्स हैं, उनको अच्छी तरह से हमें पढ़ना चाहिए। उनका कॉन्सेप्ट हमें टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट टॉपिक टू टॉपिक क्लियर होगा तो इंशाल्लाह हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मैंने जो तैयारी की थी डॉक्टर साहब, तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी फर्स्ट ईयर इंटर में यानी 28 चैप्टर्स हैं, तो मैंने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया।
पहले चैप्टर में जो भी टॉपिक था उनकी आउटलाइन बनाता गया और हर पॉइंट को, हर टर्मिनोलॉजी को क्लियर करता गया। उसी टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली मैंने पढ़ा और उसके साथ साथ उसमें जितने भी एमसीक्यूज आ रहे थे मैंने उनको जो है टच किया और उसके साथ साथ मैंने अप टू लास्ट चैप्टर मैंने सारा मटेरियल बनाया। यानी एक मैंने जो है मुकम्मल तौर पे अपना मटेरियल बना के फिर उसी की स्टडी करता। ये रहा मेरा सब्जेक्ट, यानी मैंने अपने सब्जेक्ट को इस तरह से क्लियर किया। एक और बात डॉक्टर साहब मैं अपने इन दोस्तों को बताना चाहता हूं, जो हमारे दोस्त जो हैं खास करके इस कमीशन में जा रहे हैं, तो सर अभी कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ कंपटीशन है। जैसे कि मैं बॉटनी का लेक्चरर हूं, तो सर बॉटनी में मेल एंड फीमेल 52 सीट्स हैं सारी सिंध में। 52 सीट्स में से सर तकरीबन 25 to 30 कैंडिडेट्स ने मेरे ख्याल में अप्लाई किया है सिर्फ बॉटनी में। सही, बिल्कुल। तो इतना बड़ा कंपटीशन है, तो इतने बड़े कंपटीशन में इन यंगस्टर्स को, हमारे बहन भाइयों को रात दिन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर अपने मकसद को जो है हासिल कर सकेंगे। मैं तो इनको ये एडवाइस करता हूं कि 24 घंटों में से कम 14 आवर्स इनको स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी स्टडी एक प्रॉपर तरीके में होगी डॉक्टर साहब, यानी एक प्लानिंग से होगी। ऐसे नहीं होगी जैसे कि आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ लिया बस छोड़ दिया, फिर आकर इधर उधर घूम कर सोशल मीडिया से या इधर दुनिया की आवाम में रहकर, ऐसे नहीं होगी स्टडी। अभी ऐसे समझो कि एक कमीशन की सीट निकालना बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, यानी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। अच्छा अख्तियार साहब, आपका जो तैयारी का मरहला था उसमें आपने सिलेबस को कितना कंसीडर किया? क्योंकि हमारे नौजवान तो सर यही सवाल पूछते हैं कि सर बताएं, हमें डायरेक्ट बताएं कि सवालात कौन से आने हैं। तो ऐसे तो तैयारी होती भी नहीं। ये तो अजीब गरीब किस्म की सिचुएशन आ गई है कि बस सवाल पहला होता है कि सर हमें बताएं वो कौन से 50-40 सवाल आए जिसमें हमें तैयारी करना है। तो मैं कहता हूं कि भाई आप सिलेबस तो देखो। वो कहते सिलेबस होता क्या है? तो सर मैं सबसे पहले तो आपका जबरदस्त क्वेश्चन है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सिलेबस सर बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो सर बॉटनी में हम स्टार्ट करते हैं वायरस से। वायरस है, बैक्टीरिया है, अल्जी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। उसके साथ साथ साइटोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, यानी ये सारे सब्जेक्ट हैं हमारे। यानी अगर हमारे यंगस्टर्स, हमारे बहन भाई तैयारी करना शुरू करते हैं तो ये पहले टच करें वायरस को, यानी वायरस को कंप्लीटली पढ़ें। आजकल तो वायरस बहुत मशहूर है, इनको पता तो वायरस क्या होता है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्या है, लाइफ साइकिल कैसे होती है इसकी, साइज क्या है उनकी, फिर बैक्टीरिया पे आ जाएं, फिर अल्जी पे आ जाएं। यानी ये ऐसी स्टडी में ऐसा तरीकेकार बता रहा हूं सर, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यानी इसी के सारे नोट्स बनाते हैं, यानी सारी पॉइंट्स टू पिक बनाते हैं। और उसके साथ साथ एक और बात, मैं कुछ बुक्स लेके आया हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बुक है, यानी ये किप लाहौर वालों का है, बहुत जबरदस्त बुक है, जबरदस्त बुक है। नाम सर बताइएगा, नाम बताइएगा। ये बुक है बायोलॉजी ऑफ किड्स पब्लिकेशन। इसी में यानी पॉइंट टू पिक भी है, एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट टर्मिनोलॉजी भी है। अगर मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का चैप्टर पढ़कर उसी बैक्टीरिया में से इसके अंदर यानी 100 एमसीक्यूज हैं, आप खुद पढ़कर वो एमसीक्यूज सॉल्व करें तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कितना समझा है, मैंने कितना समझा है। तो इसी तरह से यानी जितना भी हमारा सिलेबस है उसी को टच करें। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये कि वैसे भी जब तैयारी की जाती है तो पहले हमें वो जो फॉर एग्जाम्पल यानी कुछ वीक एरियाज होते हैं उनको फोकस करना चाहिए। मैं जितने भी सब्जेक्ट्स का नाम लेके गया, यानी बैक्टीरिया से लेकर इकोलॉजी तक या पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, तो उन सारे चैप्टर्स में से जो वीक चैप्टर्स हैं, जहां जहां पर वीक पॉइंट्स हैं,
बच्चों को उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से फोकस करना चाहिए। यानी 80% जो फोकस करना चाहिए बच्चे को, वो 80% फोकस करना चाहिए सर वीक एरियाज को। 20% है उसको टच करें जो उनके स्ट्रांग एरियाज हैं, जो एरियाज उनको पहले अच्छी तरह से उनको आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट उनको हमें रिवीजन करनी है। तो ये तो हो गया खास करके सिलेबस सर। तो सिलेबस से यानी सब्जेक्ट को इस तरह से ये टच करें, यानी इस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ें। और उसके साथ साथ जैसे कि सर आपको पता है, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर की है, जस्ट सब्जेक्ट चेंज है, बाकी तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, सेम है बिल्कुल। हाँ, तो सब्जेक्ट के साथ साथ सर यानी इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज है और इंग्लिश है। बिल्कुल सही। इन चीजों को देखना है। मैं कुछ अहम चीजें बच्चों को बता रहा हूं, दोस्तों को बता रहा हूं। इस्लामियात में जो इनको पढ़ना है, एक तो सीरत पढ़नी है, इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, और जंगें पढ़नी है, इनमें से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर कमीशन में आते हैं, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, और उसके साथ साथ रिटर्न में भी आते हैं। सही। और उसके साथ तीसरी बात खुलफाए राशिदीन, यानी सर ये इस्लामियात में 3 ऐसे एरियाज हैं जो कॉमन एरियाज हैं और जो जबरदस्त एरियाज हैं, जिनमें से रिटन से लेकर इंटरव्यू तक यानी क्वेश्चंस आते हैं, और इन एरियाज को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ये बहुत हमारे बच्चों के लिए जो है मीनिंगफुल साबित होंगे, यानी इनको जरूर टच करना चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हमारे बच्चे होते हैं चक्कर में कि हमें कोई कैप्सूल बना के दे दे, वो कैप्सूल हम खाएं या पिए, या कोई इंजेक्शन बना के दे दे, वो इंजेक्शन हो जाए और हम फटाफट जो है 17 ग्रेड की नौकरी में पहुंच भी जाएं। तो ये कोई ऐसा कोई कैप्सूल वगैरह है क्या? डॉक्टर साहब अभी मैं तो ये कहूंगा कि ये दौर गुजर गया, वो दौर था गुजर गया। अभी कंपटीशन का दौर है सर, वो सब कुछ चला गया जो कैप्सूल लेके पढ़ते थे। मैं तो कहता हूँ सर, यानी ये जितने भी हमारे दोस्त, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, जो खास करके ऐसे भी कहते हैं कि यार कमीशन में तो मेरिट ही नहीं है, यार कमीशन में फिलहाल का बच्चा हो गया, फिलहाल का बेटी हो गई, फिलहाल की बेटी हो गई। सर ऐसे बिल्कुल नहीं है सर। मैं आपके सामने बैठा हूं सर, मेरी कोई भी जो है पॉलिटिकल अप्रोच भी नहीं है, ना तो मेरा बाप कोई ब्यूरोक्रेट है। मैं गरीब बाहरी का बेटा हूं, मैंने पढ़ा है, पढ़ाया है और कमीशन की है। मैं कहता हूं कि अल्लाह की रहमत से कभी भी इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। हमारी कमीशन में जो है तकरीबन जो है मेरी जो है 4th पोजीशन है, 4th नंबर पे हूं 67 में से। तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए सर, मेरिट है, बिल्कुल मेरिट है। ये जो कहते हैं ये गलत कहते हैं। अच्छा, अभी इसी बात पे मैं आऊंगा। हमारे पास एक कंसेप्ट बन गया है कि भाई वो जो सोलंगी का बच्चा होगा, किसी शेख का बच्चा होगा, फला का बच्चा होगा, उसको नौकरी मिलनी है, हमें तो उसके बच्चे पूरे हो जाएंगे फिर हमें जॉब्स मिलेंगी। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ऐसे नहीं कि बस अंधेर नगरी। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं 100% मेरिट नहीं है, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, उसके सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ 80 से 85%, 70 से 75, 80% अब भी मेरिट हो रहा है। और इट्स मेरे हिसाब से द बेस्ट पोजीशन है, इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं इसको कंसीडर इस हिसाब से करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं खास करके 2005 से लेकर यानी लास्ट कमीशन तक जितनी भी कमीशन हुई है, लेक्चरशिप की हो या इवन असिस्टेंट कमिश्नर हुए दोस्त, ईटीओ हुए, उनमें से बहुत सारा नंबर जो है हमारे ऐसे दोस्तों का है जो मेरे पड़ोस के हैं, मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, या मेरे दोस्त हैं, या मेरे साथ उन्होंने पढ़ाया है। सर खुदा जानता है वो गरीब है, उनका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने खूब पढ़ा है, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बुक्स को पढ़ा है, उन्होंने अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे उन्होंने बड़ी बड़ी जो है कमीशन क्लियर की है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सीएसएस क्वालिफाइड हैं, पीसीएस क्वालिफाइड हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में बैठे हैं। सर बिल्कुल मेरिट है। बाकी ये है जैसे कि आप कह रहे हैं कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1%, 2% लाजमन हम इस मुल्क में रह रहे हैं, तो लाजमन हो सकता होगा
लेकिन ऐसे भी नहीं है कि सर किसी गरीब का हक मार कर को जो है 100% ही वो अपने लोगों को ले आए, ये से बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं उन सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहनत करें, खूब मेहनत करें, पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, इंशाल्लाह उनका हक कोई भी नहीं मार सकता। सही है। अच्छा, अब भी आते हैं सर क्लासिफिकेशन की तरफ। तो चूंकि आपका मजमून बहुत साइंस का मजमून है, बड़ा मजमून है, तो सवालात की जो क्लासिफिकेशन होती है वो कैसे होती है? सर अभी जो पुराना तरीकेकार होता था, यानी तकरीबन 50 क्वेश्चंस, मैंने अभी भी देखा कि जो पेपर आएगा वो 50 क्वेश्चंस होंगे। सर 50 क्वेश्चन में से अभी कह रहे हैं कि 80% सब्जेक्ट होगा। सही, बिल्कुल सही। 80% सब्जेक्ट के अलावा सर 20% आप यानी जो होगा पेपर वो होगा, उसमें इस्लामियत भी होगी, जनरल नॉलेज भी होगी और इंग्लिश भी होगी, तो और उसके साथ साथ जो अदर एरिया होंगे, करंट अफेयर भी होगा, अफेयर्स वगैरह जो है ये होगा। इस तरह से वो पेपर को क्लासिफाई करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो मैंने जी सर, उसकी क्लास सब क्लासिफिकेशन जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होगी वो कैसे होती है? जो क्वेश्चंस वो लेते हैं ज्यादा, मतलब आप किस सब्जेक्ट्स को वो? सर ये क्वेश्चन जो आपने कहा ये भी बहुत जबरदस्त है। इसको मैं आपको इस तरह से बताऊं कि ये जो पेपर सेटर होते हैं हमारे प्रोफेसर्स, मैंने दो टाइप के पेपर सेटर देखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सर कमीशन वाले पेपर सेट करवाते हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से। हाँ बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो गया कोई भी XYZ, वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है जेनेटिक्स, ठीक है सर, पेपर सेट करेगा तो वो पेपर भी क्या करता है कि यानी ज्यादा पोर्शन वो पढ़ाता है, उसके सारा जेहन में होता है, तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली भी आप समझ सकते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, लेके आता है। यानी वो फोकस करेगा मोस्टली एक ही सब्जेक्ट को या थोड़ा सा और चीजें ऐड करेगा। या दूसरी बात सर, अगर पेपर सेट करता है कोई कॉलेज साइड का प्रोफेसर, कोई भी कॉलेज साइड का प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ा रहा है 20, 25, 30 सालों से, तो सर वो टीचर क्या करता है, वो सर पहले चैप्टर से लेकर यानी लास्ट, बिल्कुल सही, वो उस पेपर में लेके आता है, कहां से 2 क्वेश्चन, कहां से 3 क्वेश्चन, कहां से 4 क्वेश्चन, यानी सारे सिलेबस को टच करता है। अच्छा सर ये हाँ बिल्कुल, हाँ जी आप कंटिन्यू रखें, फिर मैं सवाल रखता हूँ। तो यानी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो मैंने पहले बताया, तो सर पहले यानी लोअर बॉटनी के पोर्शन से लेकर हायर बॉटनी तक किसी चीज को भी इजी नहीं लेना, यानी सारी चीजों को हमें सिंप्लीफाई करके इजी करके पढ़ना है और हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी है। हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर पेपर इकोलॉजी से आता है तो उसी को भी नहीं छोड़ना, जेनेटिक्स से आता है तो वो भी हमारी स्टडी होनी चाहिए। तो सर यानी हम रेडी होने चाहिए, अच्छी तरह से हमें मालूमात होनी चाहिए, यानी ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को या कुछ पोर्शंस को पढ़ें। अच्छा सर, ये एक बच्चों के पास एक कंसेप्ट होता है कि सर ये तो पता नहीं पेपर जो है वो इसके जो मेम्ब्रान होते हैं, मेम्ब्रान रिटन में उनका कोई कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा नहीं होता, उनके सवालात ज़्यादातर हमारे शोबे का मतलब है कॉलेज एजुकेशन का अगर पेपर है तो ज़्यादातर हमें ही वो इनवाइट करते हैं, 3 लोगों को वो मतलब हमें अप्रोच करते हैं, जिससे डिपार्टमेंट उनको बताता है कि भाई हमारे ये प्रोफेसर टॉप सीनियरिटी पे ये हैं, उनके वो नंबर ले लेते हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि अख्तियार कलोड़ साहब चूँकि बॉटनी पढ़ा रहे हैं गुज़िश्ता 20 से 25 साल बिलफर्ज, तो उनका ही पेपर आना है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे जो बच्चों के लिए आसान वो रहा है, वो पेपर रहा है जो कॉलेज के किसी प्रोफेसर ने बनाया बनिस्बत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। हमारा राब्ता जी सर, जी सर, जी सर, अभी जी ज़्यादातर जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनके जो पेपर्स हैं वो बच्चों को आसान लगे, खासतौर पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं यूनिवर्सिटी के निस्बत। सर वो इस वजह से कि मोस्टली जो बच्चे अपीयर होते हैं
वो पहले या तो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो सिलेबस से इन टच रहते हैं। तो जो पेपर अगर कॉलेज का प्रोफेसर पेपर निकलता है तो वो उसी सब्जेक्ट में से यानी बुक में से फर्स्ट ईयर इंटर वाली टेक्स्ट को टच करता है, तो वो यानी वो सिलेबस उनका पढ़ा हुआ होता है, तो तब उनको इजी लगता है। ये वजह होती है। सही। अच्छा सर, जो सवालात बच्चे अगर तैयारी कर लें, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि किसी एक जगह पे आपको अटकना नहीं है, किसी एक जगह को फोकस करके दायरा लगा के वहीं पे बंद नहीं होना है। आपका चूंकि सब्जेक्ट बड़ा वास्ट है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दूसरा, आपने वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें जो कैंडिडेट्स की तादाद है वो 20 से 25 हज़ार से कम है। लेकिन आपके सब्जेक्ट की जो अच्छाई है वो ये है कि ज़्यादातर इसमें जो स्टूडेंट है वो रेगुलर स्टूडेंट, इसका मतलब है वो वैसे ही यूनिवर्सिटी से फारगुल तहसील है, तो उनका जो स्टेमिना है, पावर है, जो मुकाबले की सूरत है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो जनरल सब्जेक्ट सोशल साइंस के, उसके निस्बत आपको साइंस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर बिल्कुल, साइंस का सब्जेक्ट जो होता है, साइंस में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहती हैं। हमारा सब्जेक्ट वैसे भी एक जो है वास्ट इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, बॉटनी, और वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उसके साथ साथ यानी जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ के फिर जो है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उनको बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो घर में आकर फिर दोबारा स्टडी करना शुरू करें तो वो आसानी से अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, मेहनत के सिवा कोई भी हल नहीं है। अच्छा सर, अब आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अपने पेन और किताब उनके सामने आ चुकी होगी कि बुक्स किस किस्म की हो, आप बुक्स जो है वो कौन से रिकमेंड करेंगे? सर मैं पहले तो बच्चों को कह रहा हूं कि जो फर्स्ट ईयर इंटर का सिलेबस बायोलॉजी है, पहली बात उसी को अच्छी तरह से पढ़ लें। बॉटनी वाले बच्चे जो हैं, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, यानी जूलॉजी के जो चैप्टर हैं उनको छोड़कर बाकी जितने चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर और इंटर बायोलॉजी में, वो सब के सब चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लें। एक बात। दूसरी बात सर, यानी ये मैंने बुक्स जो हैं बताई है, जैसे मैंने आपको किड्स बायोलॉजी बताई, ये लाहौर वालों का एडिशन है, बहुत जबरदस्त है, ये पढ़ लें सर। उसके साथ साथ दूसरा बुक है कारवान सीरीज एमकेट, ये सपोर्टेड बुक्स हैं सर। कारवान सीरीज ये सिलेबस पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर इंटर बायोलॉजी, उसके साथ साथ एडिशनल ये बुक पढ़ते जाएं तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी। और सर तीसरी बात, जैसे कि सेट बायोलॉजी है, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। या सर उसके साथ साथ एक और बुक मैं लेके आया हूं सर, ये अगर कहीं पे डाउनलोड हो जाती है, ये मैं दिखा देता हूं बच्चों को। ये एक बुक है कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव बॉटनी। हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है। ये एक बुक है सर, ये इंडियन कॉपी है। इसमें तकरीबन सर 7000 एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये है कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव बॉटनी। मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स बताए पहले, जैसे हमने क्लासिफिकेशन की, वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें हैं। अच्छा इसमें सर, इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, एक मरतबा फिर रिपीट कीजिएगा। सर मैं ये एक बुक दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये बुक है कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव बॉटनी, ये इंडियन बुक है। इसका जो ऑथर है ये है डॉक्टर पी.के. गार्ग, ये डाउनलोड कर सकते। इसी बुक में तकरीबन सर 7000 एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टर्मिनोलॉजी डिस्क्रिप्शन है, सारे सब्जेक्ट्स इसी बुक में हैं। और मैं 100% बच्चों को कहता हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ इसी बुक को अच्छी तरह से पढ़ ले, और मैं सर श्योर करता हूं कि वो बच्चा कमीशन में कभी भी फेल नहीं होगा। सही। अच्छा सर, दूसरा एक इशू हमारे पास आ रहा है, ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे हैं पूरे सिंध के,
उनको एक परेशानी रहती है कि भाई ये जो लाहौर के पब्लिशर है, खासतौर पे डोगर डोगर सन्स और डोगर ब्रदर्स, ये इनके अब्बा दादा ने जो किताबें बनाई थी वही किताबें बार बार रिपीट की जा रही हैं, उनमें बेशुमार बेतहाशा गलतियां हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि डोगर से बच्चे डोगर ले लें, सन बच्चा बाप बहन भाई सब वो ले लें, क्या करें? सर पहली एक मैं बात क्लियर करूं, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन चूंकि मैं हमदर्द हूं अपने बच्चों का, अपने बहनों का, अपने भाइयों का, तो मैं उनको वो चीज रिकमेंड करूंगा जिनमें उनका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। सर आपने जो बात की है, पहले तो हम जब जो है पढ़ते थे या तैयारी करते थे, हमने यही बुक देखी थी, डोगर पढ़ो और व्हाट इज व्हाट हुज हु पढ़ो, बस, और कोई बुक नहीं होती थी। जिससे भी पूछते थे यही नाम बताते, भाई ये बुक है। फिर उसमें जो कुछ होता था हम समझते थे कि यही 100% है। अभी तो सर आप देख रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे हो चुकी है, बहुत जो है इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। अभी कुछ बुक्स आ रही हैं, जैसे मैंने बहुत सारे दोस्तों में भी डिस्कस किया, या जब हमने कमीशन की थी, तो ये एक बुक है, जनरल नॉलेज है, अदील इसकी नयाज की, ये पब्लिशर भी है, स्पेशली इंसाइक्लोपीडिया पंजाब का पब्लिशर है। या जनरल नॉलेज है दूसरी सर जो है ये कारवान सीरीज की, बिल्कुल अच्छी बुक है वो। कारवान सीरीज की जनरल नॉलेज का बुक है, वो पढ़ लें। या वो जो दोस्त है अदील न्याज, वो भी अच्छा राइटर है। ये बुक जो है मैं कहता हूँ खास करके इस्लामियात के लिए, जीके के लिए, या और जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनको टच करें। व्हाट इज व्हाट हुज हु को छोड़ें, या डोगर का वो डोगर ज्ञान को छोड़े फिलहाल। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, एक तो साइंस की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात हमें इंटरनेट से मिल सकती है, डिजिटल लाइब्रेरी से मिल सकती है, लेकिन बच्चे सारा दिन अपने फेसबुक पे ग्रुप बनाए हुए हैं, उस पे जो चीज़ आती है डालते जाते हैं, पता भी नहीं होता कि भाई ये सही है गलत है, इससे फायदा कितना होगा नुकसान कितना होगा बच्चों का। सर मैं तो कहता हूं कि पेजेस वो जो ऑथेंटिक हो उनको टच करें, एक बात। दूसरी बात, अगर जो बच्चा बुक पढ़ता है, टेक्स्ट पढ़ता है, बुक्स को पढ़ता है, अगर वो फेसबुक के किसी पेज को टच करता है तो उसी को वहां पर ही महसूस होगा कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। अगर कहीं पर भी उसको कंफ्यूजन आ रहा है तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी और बुक में देखें। एक पेज है सर, मैं भी देखता हूं, मैंने दोस्तों से भी शेयर किया है, ये पाक एमसीक्यू फेसबुक पे पेज है। इसी पेज पे भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है यानी कि शेयर हो रही है। तो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बहन भाई जो हैं, इसी पेजेस को भी, जो सर्टिफाइड अच्छे दोस्तों के पेज हैं, जैसे कि हमें पता है कि डॉक्टर कासिम जो भी चीज शेयर करता है कि वो इंफॉर्मेटिव होती है, यानी उसी में मैनाफिज होती है, उसमें कंफर्मेशन होती है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त काम कर रहे हैं, यानी कि जो अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वहां से कॉपी करके रख ले या पढ़ लें, ये अच्छी बात होगी। सही। अच्छा सर, आखिरी आपसे सवाल है कि हमारे कॉन्सेप्ट अभी तक आप, चूंकि आप भी बहुत सारे ग्रुप्स में सोशल मीडिया में जो ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ पे अभी जी मैं रिपीट कर लेता हूँ आप। जी मैं सवाल दोहरा लेता हूँ। हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी, हम बावजूद इसके कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, कि पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा इदारा है जिसमें एक मखसूस रंग और नस्ल के लोगों को ही जॉब्स मिलती हैं, वहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप बजाते खुद इस सारे मराहल से गुजर चुके हैं, कराची में आपने जॉब कर ली है, आप इस जो लोगों ने एक परसेप्शन बनाया हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर मैं ऐसी सारी चीज को नहीं मानता, रिजेक्ट करता हूं। सर मैं कहता हूं कि 80 से लेकर 95% तक मेरिट है। सर मैं पहले भी मैंने आपको बताया कि सर मेरी पसगिरदाई में जितने भी दोस्त हैं उनमें से कोई भी ऐसा दोस्त नहीं जिसको पढ़ाना नहीं आता हो। सही है। हमारे जितने भी, और उसके साथ साथ और बात बताऊं मैं सर, यानी लेक्चरर्स की कम्युनिटी में मोस्टली आप भी रहे, हमने कराची में काम किया है, 5 से 6 साल में कराची में रहा हूँ, अच्छी कॉलेजों में, औशा बानो में पढ़ाया है मैंने, आपको पता है। जी बिल्कुल।
जितने भी यंगस्टर्स आए हैं सर, उन्होंने यानी एक पढ़ाने वाला ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरिट नहीं है, बिल्कुल मेरिट है। 90% जो है सारे के सारे हमारे दोस्त मेरिट पे आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, मेहनतकश दोस्त आ रहे हैं, गरीबों के बच्चे आ रहे हैं। ताकि अगर 1-2% कहीं से आ रहे हैं तो वो ये एक निजाम, एक सिस्टम है, उसी को हम कैसे रोक सकते हैं? पॉसिबली नहीं है। यानी कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, लेकिन अक्सरियत जो है सर वो मेरिट की है। सही है। अच्छा सर, ईद के बाद एक और हम आपसे सेशन रखें। ईद के बाद आप अपने देखने वालों को भी बता दें कि ईद के बाद इंशाल्लाह हम दूसरा एक सेशन इसी सिलसिले में इसी टॉपिक पे रखेंगे, जिसमें बुक्स के हवाले से और ज़्यादा हम कोशिश करेंगे और क्लासिफिकेशन के हवाले से और ज़्यादा हम बच्चों की रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इसी नेक काम में हम आपके साथ हैं। मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी पास्ट पेपर्स हैं मेरे पास, या जितनी भी बुक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर टू चैप्टर इंफॉर्मेशन है, हम आपके तवस्सुस से जो है बच्चों के साथ शेयर करेंगे। और हम कहते हैं कि हमारे वो बच्चे जो अच्छे जो है वो टैलेंटेड हैं, अच्छे बच्चे हैं, या वो बच्चे जिनके कन्फ्यूजन हैं, वो सब के सब आगे आएं और पढ़ें, मेहनत करें। जो कन्फ्यूजन है हमसे राब्ता करें, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, हम उनको बुक्स भी देंगे, और इंशाल्लाह वो अपने मकासद में कामयाब होंगे और उनके एग्जाम जो होंगे वो क्लियर होंगे। डॉक्टर साहब, अच्छा सर, अभी एक सवाल हमारे दोस्त है, बड़े मुतारिक है सोशल मीडिया पे, हमारे ख़ास तौर पे जो स्कूल साइड के जो टीचर्स हैं उनके हुकूक के लिए बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। गुल लगारी साहब हैदराबाद से हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि साईं से पूछे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है और वो सवालात हम किस तरीके से करें या न करें। मैं थोड़ा आपके जवाब से पहले मैं खुद अपनी जो मेरी आ रहा है वो मैं दे दूं, अगर आप इजाजत दे तो। नहीं सर, आप बता दें, बिल्कुल मैं भी फिर शेयर करता हूँ। जी जी, 2005 में जब ये कमीशन जो आई थी, जब क्लियर हुई थी, तो उसका 2004 में मुझे याद है कि हुआ था इम्तिहान। मैं भी क्या हैदराबाद में, मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे दोस्त चले जो बस में चल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या इरादा है। मैंने कहा इरादा मेरा है या तो मैं टॉप करूंगा या फेल, दो मतलब बीच में मैंने कोई राह नहीं बताई। उन्होंने कहा आप कैसे कह रहे जब हम वापसी में आपको बताएंगे। जब हम वापसी में बैठे बस में तो उन्होंने कहा कि अब बताएं क्या रिजल्ट है। मैंने कहा मैं आपकी कमीशन में जो सिंधी का सब्जेक्ट है उसकी कमीशन का नंबर 1 हूँगा। तो उन्होंने कहा आपने इतनी बड़ी बात कैसे कर ली। मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास है। उन्होंने कहा आप कैसे करें। मैंने कहा 50 सवाल थे, मुझे 45 के जवाब आ रहे थे, मुझे 45 ही मैंने किए, मेरे 90 नंबर उसमें आ गए। अब मुझे बताएं मुझे कौन जो है वो फेल कर सकता है। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मैं अपनी कमीशन का पोजीशन होल्डर हूँ। तो मैंने वो बकिया जो 5 मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो खामखा मेरी जो 2-2.5 मार्क जो है वो माइनस हो जाती। तो गुल लगारी साहब को भी मैं यही मशवरा दूंगा। अब आप आगे बताइएगा। सर, ये डॉक्टर साहब आपकी कहानी और मेरी कहानी एक जैसी है। हमारा जो है ये लास्ट कमीशन का जो रिटर्न हुआ था वो सखर डिग्री कॉलेज में हुआ था। तो रिटर्न के बाद हमारा एक सीनियर दोस्त था वहां पर जो लेक्चरर था। हमने उसको कहा कि भाई किसी भी तरह हमें पेपर की कॉपी, हम शाम तक वेट करते हैं कि पेपर की कॉपी दे दें हमें, जो है कहाँ से भी आप कोशिश करें, ड्यूटी कर रहे हैं कॉलेज में। उन्होंने कहा यार मैं किसी को मिन्नत नहीं कर रहा हूँ, पेपर होने दो उसके बाद। फिर वो हम वेट करते रहे सखर में, तकरीबन 6 बजे शाम को वो दोस्त आया। हम थे, मैं था, हमारा दोस्त था खान जंगे जो वो भी बॉटनी का लेक्चरर था, सईद शाह साहब हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो भी है। वो पहले कमीशन उन्होंने दी थी, वो भी था। 2-4 और भी दोस्त थे। सईद तो पहले ही लेक्चरर था। तो सईद ने कहा कि भाई अभी आपका इम्तिहान दोबारा हम यहाँ लेते हैं। भाई कैसे लेंगे। उन्होंने कहा कि ये पेपर जो है फोटो कॉपी करवाते हैं, आप जो करके आए हैं वो ही आप जो है टिक करें। सही। तो हम तकरीबन 10 दोस्त थे जो यूनिवर्सिटी फेलो थे, तो मिले थे जैसे कमीशन में मिलते हैं, आपको पता है एक मिलन भी होता है कमीशन का इम्तिहान। तो सर हमने वो पेपर जो है सबने दिया। जब पेपर जो है सईद ने शाह साहब ने चेक किया, चेक करने के बाद मुझे कहा कि अख्तियार आप इंशाल्लाह जो है 82 से लेकर 85 मार्क्स लेंगे। सही। तो मैंने भी 45 क्वेश्चन किए थे, 5 नहीं किए थे, मैंने छोड़ दिए थे। 2 क्वेश्चन से मेरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, लेकिन वो भी करेक्ट हुए थे। तो
मेरी परसेंटेज भी बहुत अच्छी परसेंटेज बनी थी रिटर्न में। बाकी रही बात सर ने कही कि नेगेटिव मार्किंग, सर कमीशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जब भी हम पेपर करें, पहले तो हम उसी पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लें, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। अच्छी तरह पढ़ने के बाद हम उन चीजों को पहले वो क्वेश्चंस कर ले, आंसर कर ले जो करेक्ट हो, फिर दूसरे उसमें जो है जो दूसरे कंफ्यूजन वाले हैं वो कर ले। यानी पेपर को अच्छी तरह से पढ़कर हमें सॉल्व करना है। वो चीज जो आपको नहीं आ रही उसी को टच नहीं करना। अगर आपने 90% पेपर कर लिया है, 95% पेपर कर लिया है, तो बहुत है, काफी है, बाकी छोड़ देना चाहिए। बाकी रही बात अक्सर एक और बात जो मैं दोबारा शेयर करना चाहता हूँ कि सर अभी पेपर टफ आएगा, या तो स्क्रीन होगी या पेपर ऐसा आएगा जो यानी वही बच्चा अच्छी तरह से पेपर करेगा जिसके सारे बुक्स इंटर फर्स्ट ईयर इंटर से लेकर बीएससी तक मास्टर तक पढ़े होंगे। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपके हमारे कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही, तो गुलनगारी साहब ने फिर कहा है कि सर को सिफारिश करें, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे वो सवाल है उनका कि सिफारिश करें कि मैं भी उम्मीदवार हूँ लेक्चरर का, उनका सब्जेक्ट भी खुशकिस्मती से बाटनी है। तो गुल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं रहनुमाई के लिए आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप गुल की ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। सर हम तो ये तो गुल है सर, गुल की तो हम रहनुमाई जरूर करेंगे, लेकिन गुल के सिवा जो और भी हमारे दोस्त हैं उनके लिए भी हम तैयार हैं। डॉक्टर साहब आप जब भी कहेंगे, जिसको भी कहेंगे, हमारे पास जो भी, हम फकीरों के पास जो कुछ है वो हम सबको देंगे, अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे। जी सर, जी सर, आवाज आ रही थी। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अज़ीम हमारा ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे दोस्तों की, बच्चों की रहनुमाई की। इंशाल्लाह अज़ीम हम इसका एक दूसरा सेशन बाटनी पे रखेंगे। आपने वादा किया था इंशाल्लाह आप ज़ूलॉजी के हवाले से भी हमारे दोस्तों की रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह अज़ीम। ईद के बाद इंशाल्लाह आपसे 2 सेशन हम और रखेंगे। बहुत शुक्रिया अख्तियार साहब आपका। ओके डॉक्टर साहब, मेहरबानी, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें इसके लायक समझा, और हम आपके लिए तैयार हैं। आप जैसे सारी सिंध की खिदमत कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इसी में अपना सा थोड़ा सा हिस्सा डाल दें। अच्छा काम है, आपको मेरा सलाम, आपने बहुत अच्छा काम किया है, सारी सिंध के लिए काम किया है। अल्लाह आपको खुश। सही, अख्तियार साहब की आपने बातें दोस्तों सुन ली, और अख्तियार साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझाया आपको कि किस तरीके से सवालात को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करनी है, किताबों की जो सिलेक्शन है वो किस हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने नाम भी किताबों के बताए। अगर आपने नोट नहीं किए तो दोबारा फेसबुक पे हमारा ये प्रोग्राम चल चुका है। इंशाल्लाह हम थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे भी इसको अपलोड करेंगे, और आपके जो सवालात होंगे वो आप दोबारा सर को हम ईद के बाद ज़हमत देंगे, बांटने का दूसरा सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। सर ने वादा किया कि ज़ूलॉजी के हवाले से भी वो आपकी रहनुमाई करेंगे। जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा, ये आपका यूट्यूब चैनल है, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, आप इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। कोशिश करेंगे कि हम आपकी जितनी रहनुमाई कर सकते हैं। कासिम राजपर को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो भी इस हवाले से आपकी रहनुमाई हो सकेगी करेंगे। कासिम राजपर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।